नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी का। लास्ट क्लास में हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ा था। ब्रेस्ट कैंसर की डेफिनेशन पढ़ी थी, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ा था, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। उसके अलावा हमने उसकी टाइप पढ़े थे ब्रेस्ट कैंसर के, कौन कौन से टाइप होते हैं। टाइप के अलावा हमने ब्रेस्ट कैंसर के कॉज पढ़े थे। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे उसके साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और उसकी मैनेजमेंट के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे ब्रेस्ट कैंसर में। सबसे पहले क्या कंडीशन देखने की मिलेगी, जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट की साइज है, शेप है, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। जो ब्रेस्ट है उसकी साइज और शेप है, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा इरिटेशन, इचिंग कंडीशन दिखाई देगी। इरिटेशन या इचिंग कंडीशन वो अपने को दिखाई देगी उसमें। उसके अलावा ब्रेस्ट है उसके अंदर पेन कंडीशन है वो दिखाई देगी। ब्रेस्ट पेन, उसके अलावा टेंडरनेस कंडीशन, टेंडरनेस और ब्रेस्ट के अंदर से एबनॉर्मल डिस्चार्ज वहां से देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ब्रेस्ट से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा, लेकिन जब भी कैंसरस कंडीशन ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होगी या देखने को मिलेगी, उस दौरान वहां से कुछ भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। उसके अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है, मिल्क अगर कंडीशन में है उस दौरान तो वो कंडीशन, या फिर कोई भी पश है वो उसके अंदर से डिस्चार्ज हो सकती है। एबनॉर्मल and discharge from breast। ठीक है, ये कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो ब्रेस्ट है उसकी शेप और साइज के अंदर चेंज इन शेप एंड साइज इन ब्रेस्ट। उसके बाद में इचिंग और इरिटेशन, ब्रेस्ट पेन, टेंडरनेस टाइप वो दिखाई देगा। और उसके अलावा एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेस्ट, यानी कि उसके अंदर से हो सकता है ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग हो, या फिर उसके अंदर से कोई भी पश का फॉर्मेशन हो रहा हो वो निकल रहा हो। उसके अलावा मिल्क इजेकुलेट हो रहा हो। ये सब कंडीशन वहां से देखने को मिल सकती है कि उसके अंदर से क्या क्या डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसे नॉर्मली कंडीशन में कभी भी एक नॉर्मल कंडीशन रहती है ब्रेस्ट फीमेल की, तो उसके ब्रेस्ट के अंदर से कोई भी चीज बिना प्रेस करे या बिना प्रेशर अप्लाई के कोई भी चीज वहां से डिस्चार्ज नहीं हो सकती। जैसे मिल्क का वो नहीं निकल सकता जब तक डिस्चार्ज नहीं करेगा, या फिर बेबी शकिंग करेगा उस दौरान नहीं निकलेगी। लेकिन इस कंडीशन में ना अपन उसको प्रेस करेंगे, लेकिन उसके अंदर से फिर भी ब्लीडिंग हो सकती है, पश फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर मिल्क एजिकुलेशन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, तो हम ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के क्या क्या करेंगे, कौन कौन से टेस्ट है जिनसे हम पता कर सकते हैं कि इस पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या इस पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, उसका पता लगाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हर पेशेंट डिजीज कंडीशन हो कोई भी, उसमें उस पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन
फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन, उसके बाद में उसका ब्लड टेस्ट, जहां पे क्या देखने को मिलेगा अपने को, जो WBC है उसका लेवल इंक्रीज मिलेगा। जो WBC है उसका लेवल वो में बढ़ा हुआ दिखाई देगा वहां पे। उसके अलावा हम अब कैंसर सेल का पता लगाने के लिए और क्या करेंगे, USG, अल्ट्रासोनोग्राफी। जब भी अपन प्राइमरी स्टेज में या शुरुआती स्टेज में उसका डायग्नोसिस करते हैं तो उस दौरान पता लगाने के लिए सबसे पहले अपन USG अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद में CT स्कैन, MRI और उसका बायोप्सी, ये अपन उसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करते हैं। जो नॉर्मली देखा जाए सबसे पहले इस पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे अपन पेशेंट का। उसके बाद में उसका ब्लड टेस्ट, कोई बीमारी है उसमें ब्लड टेस्ट करते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आ रही है इस बीमारी से रिलेटेड। तो ब्लड एबनॉर्मलिटीज में अपने को क्या दिखाई देगा, जो WBC का लेवल है वो नॉर्मल से इंक्रीज दिखाई देगा। उसके बाद में USG, CT स्कैन, USG अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI और बायोप्सी। जो USG, CT स्कैन और MRI है, अब दिमाग में चल रहा होगा कि जब एक ही चीज से काम हो सकता है, CT स्कैन, MRI या फिर USG, तो फिर तीनों को अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इनका कारण है कि जब अपन नॉर्मल एबनॉर्मलिटीज देखते हैं तो एक तो नॉर्मल एबनॉर्मलिटीज है कि शुरुआती कंडीशन हो, उस दौरान अपन देखते हैं तो सबसे पहले अपन USG के द्वारा देखते हैं कि ब्रेस्ट के सेल है उनके अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज है। तो उन एबनॉर्मलिटीज, नॉर्मल एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए अपन सबसे पहले USG करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है या फिर हाई इंक्रीज रिस्क इन्फेक्टिविटी हो तो उनको चेक करने के लिए अपन MRI और CT स्कैन करते हैं। और एक और बायोप्सी, वहां से कोई भी टिश्यू ले लिया, आप उसका कैंसर सेल का, कैंसर का पता लगाने के लिए अपन बायोप्सी करते हैं। उनके अलावा अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक टेस्ट और कर सकते हैं जो खुद जो पेशेंट है हमारे पास फीमेल है वो खुद ही कर सकती है। वो है अपने पास BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। यानी कि जो फीमेल है वो खुद इस चीज का पता लगा सकती है कि उसके जो ब्रेस्ट है या जो जिस ब्रेस्ट या तो एक ब्रेस्ट में या फिर अगर दोनों ब्रेस्ट में अगर कैंसर कंडीशन दिखाई दे रही है तो उस दौरान वो फीमेल से हम बोलेंगे कि आपका जो खुद का हाथ है उससे आपका जो ब्रेस्ट है उसके चारों तरफ ऐसे फील करके देखिए क्या कंडीशन दिखाई देती है। तो फीमेल वो खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही है तो हमें बताएगी। जैसे ये हमारे पास ब्रेस्ट है, हम बोलेंगे कि अब फीमेल से अब खुद से इसका सेल्फ एग्जामिनेशन करिए। तो जब हम उसको बोलेंगे तो यहाँ से जो इसके आउटर साइड है वहां से वो धीरे धीरे उसको प्रेस करके देखेगी तो उसको ये कंडीशन दिखाई देगी कि टाइटनिंग कंडीशन है वो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पे धीरे धीरे ट्यूमर है वो बन रही है। जो अपनी कैंसर सेल है, नॉर्मल सेल टिश्यूज है वो कैंसर सेल में प्रेजेंट रहेगी, इसलिए वहां पे टेंडरनेस कंडीशन दिखाई देगी। तो वो एक तरीके से BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो फीमेल खुद कर सकती है वो दिखाई देगी। ठीक है, नॉर्मली अपने जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, ब्लड टेस्ट, जहां WBC का जो लेवल है वो
इंक्रीज बढ़ा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन, बायोप्सी और बीएसई ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके अलावा एक चीज और, जो अपन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, ये अपने पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट या अर्ली डिटेक्शन बोल सकते हैं अपन उसको। जैसे हमारे कोई फीमेल पेशेंट है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, या ऐसी कंडीशन जब फीमेल पेशेंट है उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ, तब हम उसको एक चीज की गाइडेंस कर सकते हैं कि आप मंथली कम से कम एक बार बीएससी करें। क्योंकि अगर कोई फीमेल है वो खुद से अगर बीएससी करेगी, जैसे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, कोई फीमेल है वो अपने ब्रेस्ट है उसके चारों तरफ खुद के हाथ से सेल्फ डिटेक्शन करती है, उसको देखती है, तो वहां पे वो देखी कोई टाइटनिंग टेंडरनेस कंडीशन है उसको दिखाई देती है, तो फिर वो फीमेल कोई डॉक्टर है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसका, उससे सलाह ले सकती है। इसलिए हम कोई भी फीमेल पेशेंट है तो उसको बीएससी के लिए ये चीज बताएंगे कि आप एक बार मंथली, महीने में एक बार कम से कम खुद का ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो जरूर करें। क्योंकि ये हमारे ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट बोल सकते हैं अपन, या फिर अर्ली डिटेक्शन साइन भी बोल सकते हैं, जो खुद से कर सकते हैं। क्योंकि बाकी और चीजें आप करवाए नहीं करवाए, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका कोई पैसा नहीं है कि करवाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। खुद आप जहां भी हो, जिस जगह भी हो, जिस कंडीशन में आप कर सकते हो चीज, इसलिए अपन उसको बीएससी करने की सलाह देंगे। ठीक है, हो गया, साइन सिम्टम हो गए और इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो हो गया। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, या तो हम जिस जगह पे इन्फेक्टिविटी है उस एरिया को, कंप्लीट ब्रेस्ट को, या फिर उसकी जगह पे अपन किसी दूसरे पार्ट से उन टिश्यूज को निकालकर बॉडी के किसी अदर पार्ट से वहां पर अदर टिश्यूज को वहां पे इम्प्लांट करना, या फिर प्रोस्टेट इम्प्लांटेशन। इसके बाद बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जो ब्रेस्ट कैंसर का मैनेजमेंट है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सिस्टेमिक और लोकल थेरेपी के माध्यम से किस प्रकार अपन जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो लोकल और सिस्टेमिक, जो लोकल होगा उसके अंदर अपन सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे, और जो सिस्टेमिक होगा उसके अंदर कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और एक बायोलॉजिकल थेरेपी, ये अपन इसको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट करेंगे सर्जरी से, रेडिएशन थेरेपी से, कीमोथेरेपी से, और उसके बाद इसका नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे अपन इसका पोस्ट और प्री ऑपरेटिव कंडीशंस में। तो लिखेंगे ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट
ऑप्शन इज आइदर लोकल और सिस्टेमिक थेरेपी, लोकल और सिस्टेमिक थेरेपी। अपन इसका जो मैनेजमेंट है लोकल और सिस्टेमिक थेरेपी दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। पहला देखेंगे अपन लोकल थेरेपी। जो लोकल थेरेपी है उसके अंदर लोकल थेरेपी, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका ग्रोथ है वो ओनली ब्रेस्ट है उसी के अंदर हो रखा है, यानी कि इसका यूज अपन तभी करेंगे जब उस टाइम पे करेंगे जब ब्रेस्ट जो कैंसर है उस कैंसर की ग्रोथ है ओनली ब्रेस्ट के अंदर हो। लेकिन सिस्टेमिक का यूज करेंगे जब अपन जो कैंसर सेल है वो ब्रेस्ट के अलावा अपनी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर भी जा चुकी हो, उस दौरान अपन सिस्टेमिक थेरेपी का यूज करेंगे। तो इसमें लिखेंगे इट यूजेस व्हेन कैंसर सेल present in cancer cell present in breast, तब क्या करेंगे अपन सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी। लेकिन जो हमारे पास सिस्टेमिक है, जो दूसरा सिस्टेमिक थेरेपी है उसके अंदर जो कैंसर सेल है उसकी ग्रोथ बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर हो चुकी है, यानी कि इट यूजेस व्हेन कैंसर सेल spread in other body parts, तब क्या करेंगे अपन कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और बायोलॉजिकल थेरेपी। ये हो गया अपने पास तीनों चीज। जब सिस्टेमिक कंडीशन अपन उसका मैनेजमेंट करते हैं तो दो कंडीशन दिखाई देती है अपने को, लोकल और सिस्टेमिक थेरेपी। ठीक है, यहां तक हो गया अपन मैनेजमेंट में लोकल थेरेपी और सिस्टेमिक थेरेपी। जो लोकल थेरेपी है वो अपन कब दे रहे हैं, जब कैंसर सेल ओनली ब्रेस्ट के अंदर ही प्रेजेंट हो, व्हेन कैंसर सेल प्रेजेंट इन ब्रेस्ट, उस दौरान अपन रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी उस पेशेंट को करेंगे। उसके बाद में सिस्टेमिक थेरेपी है। सिस्टेमिक थेरेपी के अंदर क्या होगा, जब कैंसर सेल ब्रेस्ट के अलावा अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर भी ग्रोथ कर जाए, अदर बॉडी पार्ट्स, तब अपन कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और बायोलॉजिकल थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। सिस्टेमिक थेरेपी के अंदर जैसे स्टार्टिंग फेज होती है, कोई पेशेंट है हमारे पास, कोई पेशेंट है
तो ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट की स्टेज के बारे में पता करेंगे और डायरेक्ट उसी पेशेंट को हम सर्जरी कर देंगे या फिर उसको डायरेक्ट रेडिएशन थेरेपी में ले जाए, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसी पेशेंट चाहे किसी भी कैंसर से रिलेटेड हो, उस पेशेंट की सबसे पहले स्टेज कंडीशन के बारे में पता करते हैं कि वो पेशेंट किस स्टेज में है, किसी कंडीशन में है। उसके बाद में सबसे पहले अपन उस पेशेंट की कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। कीमोथेरेपी स्टार्ट करने के बाद अब अपन कीमोथेरेपी दे रहे हैं किसी को, तो कीमोथेरेपी के साथ में उसको अपन रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है, जो सेल्स है या कैंसर सेल है, उनको जो रेडिएशन थेरेपी है वो डैमेज करने का काम करे। या फिर अपन कोई पेशेंट है, अपन जैसे उसकी स्टेज का पता करेंगे, उसके काफी समय से कीमोथेरेपी भी चल रही है, रेडिएशन थेरेपी भी चल रही है, लेकिन वो ग्रोथ है, वो ग्रोथ तो रुक गई, लेकिन जो सेल्स है, कैंसर सेल, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रही, तो हम उसकी सर्जरी करेंगे। और सर्जरी के साथ में ठीक है, सर्जरी कर ली तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी की वजह से उसकी जो कंप्लीट कैंसर ग्रोथ हो रखी सेल्स की वो खत्म हो गई। तो जब भी अपन उस पेशेंट की सर्जरी करेंगे तो सर्जरी के साथ में उस पेशेंट की कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी स्टार्ट रखते हैं, जिससे उसकी वो ग्रोथ है वो आगे नहीं बढ़े और जो बाकी उसके अराउंडिंग जो जिस पार्ट पे कैंसर सेल प्रेजेंट जिसका हमने सर्जरी करा था, उस सर्जरी के चारों अराउंड चारों तरफ जो टिश्यूज है उनमें और ज्यादा फैलेना या फिर वहां पे जो प्रेजेंट है उनको किल करने के लिए अपन रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी भी साथ में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे अब करेंगे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सब में सर्जिकल, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, एक सर्जिकल मैनेजमेंट है जो थोड़ा अलग अलग बॉडी ऑर्गन के हिसाब से अलग है। बाकी सबका रेडिएशन थेरेपी, जो अपन रेडिएशन थेरेपी देंगे उस सब में एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों प्रकार से देंगे, और बाकी कीमोथेरेपी उसमें कुछ ड्रग्स आएगी। अब करते हैं अपन इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी, अब सर्जरी अपन कैसे कैसे करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं अपन सर्जरी में। तो सर्जरी में हमारे पास या तो अपन जो ब्रेस्ट टिश्यूज है उनको निकालेंगे, या फिर कंप्लीट ब्रेस्ट है उसको निकालेंगे। और हमने ब्रेस्ट को निकाल दिया तो फिर अपन उसकी जगह पे ब्रेस्ट को रिप्लेस करेंगे, या फिर जो ब्रेस्ट टिश्यूज है वो हमारी बॉडी के दूसरे जो पार्ट है वहां से निकाल करके और ब्रेस्ट में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगी मेस्टेक्टोमी। सर्जरी के अंदर सबसे पहली सर्जरी है मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी में क्या होता है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जो ब्रेस्ट टिश्यूज है, उन ब्रेस्ट टिश्यूज को रिमूवल करते हैं। ब्रेस्ट टिश्यूज के साथ में जो लिम्फ नोड है उनको भी अपन रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे इट इज प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ब्रेस्ट टिश्यूज। ब्रेस्ट टिश्यू, जो ब्रेस्ट टिश्यूज है उनको रिमूव करेंगे, और साथ में जो लिम्फ नोड है उसको भी। सर्जन ऑल्सो रिमूव lymph node। Surgeon also remove a lymph node। ये हो गया अपने पास पहली सर्जरी। उसके बाद में नेक्स्ट ब्रेस्ट स्पेलिंग सर्जरी। ब्रेस्ट
स्पेयरिंग सर्जरी। जो ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी है, इसके अंतर्गत अपन ऑपरेशन करते हैं तो उस दौरान ओनली जो ब्रेस्ट है उस ब्रेस्ट को ही निकालते हैं, किसी और पार्ट जैसे बॉडी के कोई और पार्ट है उसका रिमूवल नहीं करते हैं। जब भी अपन सर्जरी करेंगे तो ओनली जो ब्रेस्ट है उस ब्रेस्ट को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। This surgery remove cancer cell but not remove the breast, but नॉट रिमूव द ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी है उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर जो भी कैंसर सेल प्रेजेंट है हमारी, ब्रेस्ट के अंदर जो भी कैंसर सेल प्रेजेंट है, सपोज करो ये कैंसर सेल प्रेजेंट है ब्रेस्ट के अंदर, तो ओनली जो ये ब्रेस्ट से के अंदर ही कैंसर सेल है इनको रिमूव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ब्रेस्ट रिस्ट्रिक्शन थेरेपी। ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन थेरेपी। जो ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन थेरेपी है इसके अंदर जैसे पहले मेस्टेक्टोमी करी, मेस्टेक्टोमी के बाद में जो ब्रेस्ट है उसको वापस रिबिल्डिंग करना, यानी कि हमने उसके अंदर से जो ब्रेस्ट टिश्यूज निकाले हैं, सेल्स निकाली है, उनको वापस से वहां पे दूसरी जगह से ब्रेस्ट जो टिश्यूज हमारी बॉडी में अदर पार्ट हुए उनको निकाल के वहां पे रिप्लेस करना, जिससे कोई भी पेशेंट हो, जैसे कोई भी इंसान है, उस इंसान का अगर कोई भी बॉडी पार्ट मिसिंग होता है तो उसको ऐसे अजीब सा नहीं लगेगा। तो कोई फीमेल है, अगर हमने उस फीमेल पेशेंट का ब्रेस्ट है उसको रिमूव कर दिया, अब सपोज करो दोनों ब्रेस्ट नहीं, एक कोई लेफ्ट या राइट जो भी ब्रेस्ट है वो रिमूव कर दिया हमने, अगर हमने किसी फीमेल का ब्रेस्ट रिमूव कर दिया तो अजीब नहीं लगेगा। कोई जिन आदमी है वो 50 साल से दोनों ब्रेस्ट है उसके, उस फीमेल के, और अचानक से हमने उसका ब्रेस्ट रिमूव कर दिया तो अजीब सी इरिटेशन होगी बॉडी पार्ट्स में, कुछ उसको मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, अपना बॉडी मैकेनिज्म वो ढंग से देख नहीं पाएगी, ये अजीब लग रहा है मुझे। तो उसकी इन चीजों को सही करने के लिए अपन उसमें या तो जो हमने ब्रेस्ट टिश्यूज निकाले हैं उनको वापस रिप्लेस करेंगे। तो इट इज रीबिल्डिंग ऑफ ब्रेस्ट, इट इज रीबिल्डिंग of breast after mastectomy, आफ्टर mastectomy उसके क्यों करने अपन, इट इज डन टू फॉर मेंटेन बॉडी इमेज, इट इज
डन टू मेंटेन अ बॉडी इमेज, जो बॉडी इमेज है उसको मेंटेन करने के लिए अपन ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये चीज किस तरीके, कौन कौन सी तरीके से अपन कर सकते हैं, तो जो ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन थेरेपी है इसको कंप्लीट करने के लिए अपन प्रोस्थेटिक इम्प्लांटेशन या फिर फ्लैप सर्जरी होती है वो करते हैं। तो क्या होती है प्रोस्थेटिक इम्प्लांटेशन और फ्लैप सर्जरी? It is done by first prosthetic implantation और दूसरा फ्लैप सर्जरी। प्रोस्थेटिक इम्प्लांटेशन होता है उसमें क्या होता है जो हमारा बॉडी पार्ट मिसिंग है, कोई भी बॉडी पार्ट मिसिंग हो बॉडी का, उसको रिप्लेस करना। तो फर्स्ट प्रोस्थेटिक इम्प्लांटेशन, intended to replace missing body part, यानी कि बॉडी का कोई भी पार्ट है जो मिसिंग है उसको वापस वहां पे इम्प्लांट करना। जैसे हमने यहाँ पे किसी पेशेंट का ब्रेस्ट रिमूव किया हो, उस ब्रेस्ट को वापिस इम्प्लांट करना, कोई भी ऑर्गन हो उसको इम्प्लांटेशन करना। और जो फ्लैप सर्जरी है उस फ्लैप सर्जरी में जैसे हमने वहां से कोई भी टिश्यूज निकाले हैं तो उन टिश्यू को वापिस उस जगह पे इंट्रोड्यूस करना किसी दूसरे बॉडी ऑर्गन से निकाल कर। फ्लैप सर्जरी में क्या करते हैं अपन, टिश्यू फ्रॉम अनदर पार्ट, टिश्यू फ्रॉम अनदर पार्ट, टिश्यू फ्रॉम another part of skin is removed and replaced on a breast skin, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं अपन प्रोस्थेटिक इम्प्लांटेशन के अंदर कोई भी हमारी बॉडी का मिसिंग पार्ट हो, मैं से नहीं कह रहा कि अपन ने ओनली ब्रेस्ट है उसको इम्प्लांट कराओ, कोई भी मिसिंग पार्ट हो तो किसी डोनर से अपन वहां पे उसको वापस इंटेंडेड करना, वहां पे उसको लगाना, जिससे
यहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी अगर बॉडी पार्ट मिसिंग रहता है बॉडी का, तो वो जो बॉडी मैकेनिज्म वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो उस बॉडी इमेज को मेंटेन करने के लिए अपन उस पेशेंट को जो ब्रेस्ट है वो इम्प्लांट करेंगे। उसके अलावा एक होती है फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरी में क्या करते हैं अपन, जैसे हमने ब्रेस्ट में से टिश्यू निकाले, उन टिश्यूज को वापस रिप्लेस करते हैं किसी बॉडी स्किन, दूसरा अपनी बॉडी का पार्ट है, उन बॉडी पार्ट में से वहां पे स्किन निकाल के वापिस ब्रेस्ट के ऊपर रिप्लेस करना। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया अपना सर्जिकल मैनेजमेंट इसका। सर्जरी के बाद में अपन इसकी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी करेंगे। सर्जरी हो गई, उसके बाद में रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी वही अपन इसको इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से प्रोवाइड करा सकते हैं। इट इज गिवन either externally और इंटरनली। एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों प्रकार से प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर उस पेशेंट को जो कैंसर सेल है उनको डैमेज करना या उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर प्रोवाइड मेडिसिन टू किल कैंसर सेल्स, कौन कौन सी मेडिसिन है, अवेलरुबिकिन फर्स्ट मेडिसिन है अवेलरुबिकिन, दूसरी है डॉक्सारोबिसिन, डॉक्सारोबिकिन। नेक्स्ट कार्बोप्लेटिन, और नेक्स्ट है फाइव फ्लोरोवेशिल, 5 फ्लोक्रावेरिशिल। जो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स होती है वो होती है डॉक्सारोबिकिन। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग ब्रेस्ट कैंसर के अंदर वो होती है डॉक्सारोबिकिन।
ठीक है, ये हो गया इसका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बाद में इसका और क्या करेंगे, जैसे केमिकल थेरेपी हो गई, रेडिएशन थेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, सर्जरी हो गई इसकी। इसके अलावा अपन इसको बायोलॉजिकल थेरेपी या फिर हार्मोनल थेरेपी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल थेरेपी, जो हार्मोनल थेरेपी है उसके अंदर हार्मोन्स का इम्प्लांटेशन करेंगे और बायोलॉजिकल थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। ये हो गए अपने मैनेजमेंट। इसके बाद में इसका करेंगे अपन नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास दो कंडीशन है, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें फर्स्ट है प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव कंडीशन है, उसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करेंगे अपन, सबसे पहले उस पेशेंट को नर्सिंग डायग्नोसिस, सबसे पहले डेफिशिएंट नॉलेज, अपन उस पेशेंट को सर्जरी करने से पहले कुछ बातें बताएंगे सर्जरी से रिलेटेड कि ऐसी सर्जरी होगी, ये चीजें होगी, इतना टाइम लगेगा, वो सब उस पेशेंट को अपन बता देंगे। उसके बाद में एंजाइटी, फियर, इन सब के लिए भी अपन उसके बताएंगे कि ये कंडीशन है। तो पेशेंट का अगर कोई सर्जरी होती है तो जब भी अपन पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो पेशेंट के दिमाग में, चाहे कोई भी पेशेंट हो, किसी भी एज ग्रुप का पेशेंट हो, तो उसके दिमाग में एक चीज चलती है, क्या पता किस प्रकार की सर्जरी होगी, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पेन होगा, ये सब उसके दिमाग में चलता रहता है। तो अपन जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे तो उनको पेशेंट को इन चीजों के बारे में बताएंगे। उसके बाद में इंटरवेंशन, इंटरवेंशन में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिपेयर पेशेंट prepare the patient for what about, for what to expect before, for what to expect before surgery, before और ड्यूरिंग सर्जरी, कि पेशेंट को उस चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे या उससे उन चीजों के बारे में पूछेंगे कि आपको सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद में किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, क्या क्या काम, जब सर्जरी करेंगे अपन तो क्या क्या चीजें अपने को जरूरत पड़ती है, उस दौरान अपन वो चीजें करेंगे और पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे सर्जरी के लिए। और जो पेशेंट है उस पेशेंट को
जो प्रोसीजर कर रहे हैं अपन, उस प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि आपको ऐसे करेंगे, या जिस प्रकार का हमारा प्रोसीजर है वो सब उस पेशेंट को प्रोसीजर है वो एक्सप्लेनेशन कर देंगे। डिस्क्राइब सर्जिकल प्रोसीजर, डिस्क्राइब सर्जिकल प्रोसीजर to reduce fear, यानी कि उस पेशेंट के दिमाग से डर को निकालने के लिए अपन उस पेशेंट को जो हमारा प्रोसीजर है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में प्री ऑपरेटिव कंडीशन हो गई हमारे पास। अब आती है पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन। पोस्ट ऑपरेटिव है उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करेंगे, सबसे पहले उस पेशेंट की क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन नर्सिंग डायग्नोसिस उस पेशेंट के अंदर रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, उसके अलावा उस पेशेंट के अंदर एक्यूट पेन, एक्यूट पेन। सबसे पहले उस पेशेंट, कोई भी सर्जिकल पेशेंट है तो उसके अंदर किस चीज के कंडीशन के चांसेस ज्यादा कि उस पेशेंट के अंदर जो इन्फेक्शन है उसके फैलने के चांसेस ज्यादा है, और सर्जरी है तो उसके पेशेंट में एक्यूट पेन दिखाई देगा। और हमने जैसे उस पेशेंट की सर्जरी के बाद में उसका एक ब्रेस्ट निकाल दिया हो तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरी जो बॉडी की इमेज है वो डिस्टर्ब हुई है, तो ये चीज भी अपने को उसके अंदर देखने को मिलेगी। डिस्टर्ब बॉडी इमेज, अरे किसी पेशेंट के बॉडी पार्ट में से कोई ऑर्गन निकाल दोगे तो उस पेशेंट को अजीब नहीं लगेगा क्या? जैसे मेरा हाथ है, एक मेरा हाथ, जैसे मैं आज 25 साल से मेरे बॉडी के पूरे ऑर्गन सब है, लेकिन अचानक से जैसे मैं आज मेरे हाथ पैर या कोई भी बॉडी पार्ट से उसको निकाल दूं तो मुझे डिस्टर्ब तो होगा ना, कि इतने दिनों से मैं दोनों हाथों को यूज में ले रहा था या अपने सब काम कर रहा था, लेकिन आज अगर मेरे पास एक हाथ नहीं है, जैसे मेरा ये राइट हैंड नहीं रहेगा, तो मैं अपना खुद को कितना डिस्टर्ब समझूंगा कि मैं, मेरा काम है उनको प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पाऊंगा। तो एक तरीके से खुद की जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाती है कि मेरी बॉडी से कोई ऑर्गन निकाल दिया गया है। उसके बाद में इंटरवेंशन, इंटरवेंशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो पेशेंट को इन्फेक्शन के रिस्क है उसको कम करने के लिए अपन उसको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक्स उसके अलावा जो पेशेंट की सर्जिकल साइट है उस सर्जिकल साइट को एलिवेट रखेंगे, एलिवेट द सर्जिकल साइट, एलिवेट द सर्जिकल साइट। उसके बाद में उस पेशेंट को जो पेन हो रहा है एक्यूट पेन उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक प्रोवाइड कराएंगे, और उस पेशेंट को
जो इम्प्लांटेशन करा है या फिर जो भी चीज की है अपन ने उसके बारे में पेशेंट से डिस्कस करेंगे। और जो भी पेशेंट की खाने पीने की चीज है, डाइट है, जो भी अपन पेशेंट को बताएंगे कि ये आपको लेना, इस प्रकार से मेडिसिन लेनी, उन सब के बारे में पेशेंट को बताएंगे। तो टीच अबाउट डाइट, जो पेशेंट की डाइट है उसके बारे में उसको बताएंगे। और डिस्कस अबाउट प्रोस्टेट इम्प्लांटेशन विद पेशेंट, जो इम्प्लांटेशन करा अपन ने उसके बारे में पेशेंट से डिस्कस करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पूरे पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है, उसमें सबसे पहले डायग्नोसिस में हमने क्या देखा, उस पेशेंट को रिस्क फॉर इन्फेक्शन है। जो पेशेंट है ऑपरेशन सर्जरी करने के बाद उसमें इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उसको एक्यूट पेन वो देखने को मिलेगा और जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब रहेगी। उसके बाद में अपन इसका करेंगे इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, इन्फेक्शन को कम करने के लिए। उसके बाद सर्जिकल साइट को जिस जगह पे, जिस साइड पे सर्जरी हुई है उस साइड को हमेशा ऊपर रखेंगे ताकि उसके ऊपर कोई प्रेशर ना पड़ सके और वो जो सर्जिकल साइट है उस पर कोई इन्फेक्टिविटी नहीं बढ़े, इसलिए उसको हमेशा एलिवेट रखेंगे। उसके बाद में एनाल्जेसिक पेन को कम करने के लिए। और पेशेंट को टीच अबाउट डाइट, जो भी पेशेंट की डाइट होगी उसके बारे में पेशेंट के साथ बातचीत करना कि आपको इस टाइम पे क्या दवाई लेनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उन सब के बारे में पेशेंट के साथ डिस्कस करना। और लास्ट डिस्कस अबाउट प्रोस्टेट इम्प्लांटेशन विद पेशेंट, और जो भी सर्जरी हुई है उससे रिलेटेड उस पेशेंट के साथ डिस्कशन करना, जिससे उस पेशेंट को अपन कुछ फिजिकली या फिर उसको मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेस्ट कैंसर कंप्लीट। सबसे पहले हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ा कि ब्रेस्ट कैंसर है वो वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ब्रेस्ट वो कैंसर है। उसके बाद में हमने ब्रेस्ट कैंसर की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में इसके कोज पढ़े, कोज पढ़ने के बाद इसके साइन एंड सिम्टम है उनके बारे में बात करी, फिर डायग्नोसिस, फिर इसके बाद में इसका मैनेजमेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।